अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 19 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। टेस्ट कितने बच्चों ने दे लिया है? ईजी था? आपको ये पता है कि कंपैरेटिव ईयर्स का क्या मतलब होता है? ओके, अच्छा जी, मुझे भी नहीं पता फ़िलहाल। अच्छा, कितने बच्चों ने टेस्ट अभी देना है? ओके गुड, कल इंशाल्लाह टेस्ट की डिस्कशन होगी। ओके, आज फ़िलहाल हम कोई पूरा नोट शायद बनाएं एक, अगर वो आधे घंटे के अंदर मतलब करने वाला काम होगा। डिस्पोजल रीवैल्यूड एसेट का जो था वो नोट में हम उसको टैकल करना सीखेंगे। एक काम ये करना है, प्लान में है, और दूसरा किसी एक साल में दरमियान में खड़ा करके वो पहले से रीवैल्यूड एसेट हो चला आ रहा हो तो उसकी वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अब आप लोगों को पियानो वाला सवाल भी करवाना है, और उसके अलावा आपके इन दोनों सवालों के सब नोट्स भी अभी रहते हैं। ये दोनों सवाल मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं, ये कार्ली वाला जो कल किया है और ये फैम वाला जो उससे एक दिन पहले किया था। ठीक है, इनके सब नोट्स इंशाल्लाह बनाएंगे, प्लान यही है। तो सबसे पहले पियानो वाले सवाल पे चलते हैं, उसको ज़रा कर लेते हैं, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने कल, क्यों बेटा ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था। चलें ऐसा करते हैं, तरतीब ज़रा मैं बदल लेता हूँ। पहले मैं सब नोट्स बनवा देता हूँ आपको, ठीक है, लेकिन टाइम काफ़ी होगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम जाएंगे रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज करने की तरफ, और कोई टाइम अगर बच गया तो पियानो वाला डिस्कस कर लेंगे, वरना फिर कल कर लेंगे। ठीक है, जिन्होंने टेस्ट दिया है सुबह आके, वो लाडले बच्चे हैं मेरे, उनकी बात माननी चाहिए। अच्छा सुने आपको मैंने अर्ज़ किया था, पहले सफ़े के ऊपर तो आपकी ये नोट की मेन बॉडी आ जाती है, ठीक है, जिसके अंदर एसिड और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने प्रेजेंट करना है। ये मैक्सिमम चीज़ें, आप बोलना भाई बंद, ठीक है, हंसना भी बंद खाम खाम में। उसके बाद दूसरा सफ़ा मैंने आपको खाली छुड़वाया था, जिसके ऊपर सब नोट्स लिखने होते हैं, ठीक है, तो जिसके अंदर आज हम ये नोट्स चल रहे हैं बेसिकली। असल में ना सफ़ा आपका भी और मेरा भी ख़त्म हो गया था, तो इसलिए दूसरे सफ़े पे चले गए, वरना एक्चुअली तो ये क्या है, ये 7 है तो नीचे 7.1 7.2, असूली तौर पे तो ये इस तरह से होने चाहिए। ये कहाँ से आ गया, ये पता नहीं किसका है, ये मेरे ख्याल में यहाँ से बेचारा उठा है। चलो जहाँ भी गया। अच्छा क्या कह रहा था मैं, हाँ, ये 7 नोट का नंबर 7 था ना, ये 7.1, फिर ऐसे 7.2, फिर ऐसे चलता जाता है काम, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकली आपके लिए तो ये पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए फिर मैंने भी ये सफ़ा अलग ही रख लिया। दूसरे सफ़े पे है उसी का पार्ट, सब नोट्स का मतलब नोट का हिस्सा ही है। ये नोट की दुमें हैं, मेन नोट था, अब ये उसकी दुमें लग रही हैं, ठीक है, जिसके अंदर 7.1 7.2 7.3 पहली 3 दुमें जो हैं वो हमेशा रीवैल्यूएशन से रिलेटेड होंगी। यानी अगर सवाल में रीवैल्यूएशन होगी, जो कि होगी, तो आपको मेन नोट के बाद 3 सब नोट सिर्फ उस रीवैल्यूएशन के लिए लाजमी बनाने पड़ेंगे। ये जो हम नोट बना रहे हैं, ये हमसे किसने कहा है? ये स्टैंडर्ड ने कहा है कि एसेट के बारे में बताओ, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे, ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे, फिर ओपनिंग से क्लोजिंग तक रेकन्सिलिएशन दिखाओ कि कैसे पहुँचे। ये पढ़ाऊंगा आपको जब पहले सारा कुछ कर लेंगे, अंग्रेज़ी सिर्फ पढ़नी रह जाएगी। डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड्स में लिखी भी होती हैं, वो फिर हाईलाइट भी करेंगे जब आप लोग स्टैंडर्ड्स ले लेंगे। कितने बच्चों ने ले लिए हैं स्टैंडर्ड्स अभी तक? बेटा आ जाएंगे, मैं तब तक वेट करूंगा इंशाल्लाह। मैं हाईलाइटिंग फिर ही शुरू करूंगा, ये 16 में ख़त्म हो जाएगा, तब तक इसकी हाईलाइटिंग फिर करवाऊंगा। आप लोग कोशिश करें जितना जल्दी हो सके, जो उनसे मर्ज़ी स्टैंडर्ड्स ले लें। पब्लिकेशंस पे जाके ICAP की वेबसाइट पे आपको ऑर्डर करने पड़ेंगे। आप फुल बुक लें IFRS की या कैफ वाले लें, मुझे कोई उससे मसला नहीं है, दोनों ही ठीक है, ठीक है, पर ले लें। अच्छा, तो स्टैंडर्ड ने ये सब कुछ लिखा हुआ था, इसी स्टैंडर्ड ने ही बताया हुआ है, हमें रिक्वायर किया हुआ है हमसे कि अगर आपका कोई एसेट रीवैल्यू हो जाए, जो कि हमारे इन दोनों सवालों में था, अगर कोई आपका एसेट रीवैल्यू हो जाए तो उस रीवैल्यूड एसेट के बारे में 3 मजीद बातें बतानी है। कितनी बातें? 3 मजीद बातें बतानी है। पहली बात, ज़बानी बात करता हूँ, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, काम मुश्किल समझने से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
मुश्किल ना समझा करें, ठीक है ना। मैक्सिमम क्या होगा, थोड़ी सी गलती हो जाएगी, थोड़े से नंबर मिल भी तो जाएंगे, कोई चीज़ अगर नहीं भी समझ आती तो आसान रखा करें चीज़ों को। तो रीवैल्यूड एसिड के बारे में 3 और बातें बता दो, स्टैंडर्ड ने कहा। हमने कहा जी कौन सी? कहने लगा ये बताओ, ये जो आखिरी रीवैल्यूएशन हुई है किस दिन हुई है, कब की थी आखिरी रीवैल्यूएशन, और किसने की है। बेसिकली स्टैंडर्ड ये इंश्योर करना चाहता है कि रीवैल्यूअर इंडिपेंडेंट बंदा हो। खाला के लड़के से नहीं रीवैल्यूएशन करवा ली इस कंपनी ने, यानी अपनी किसी रिलेटेड पार्टी से नहीं करवा ली इसने। नाम लिखा होगा तो चेक करने वाला चेक कर सकता है, क्योंकि रीवैल्यूएशन के लिए रीवैल्यूअर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के तहत ना आता हो, कोई ताल्लुक वास्ता ना हो, इंडिपेंडेंट बंदा हो, वो फेयर वैल्यू बताए। तो वो किताबों के अंदर, क्योंकि यूज़र ने इसको देखना है, अब यूज़र को नज़र आ रहा है कि ये बिल्डिंग 700 की हो गई है, अब गलत तो नहीं ना बताया जा सकता। तो उसमें फिर जब आप कैफ के बाद ऑडिट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी फिर इसकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ये जो रीवैल्यूअर है, ऑडिटर अपने प्रोसीजर्स लगाता है, सर आसिफ पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो वो फिर अपने प्रोसीजर्स लगाता है, जिसके अंदर एक ये भी होता है कि ज़रा चेक तो करो रीवैल्यूअर एक्सपर्ट है भी सही है नहीं। वो स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर कोई पैनल है, उसके ऊपर उसका नाम होना ज़रूरी है, और इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ज़ाहिर है वो पर्चा ऑडिट का है, वो वहीं पर पढ़िएगा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन किसने की ये बताना है हमने। ये सबसे आसान सब नोट है, नंबर इसके भी होते हैं। सबसे आसान क्यों है? क्योंकि 2 सवाल देखे, दोनों में रीवैल्यूअर का नाम लिखा होता था। अब पता लगेगा ये नाम क्यों लिखा होता था, वरना अभी तक तो यही होता था, अरे हमारी बला से जो मर्जी करे, अकाउंटिंग तो सेम ही हो रही है। लेकिन वो जिसका नाम लिखा होता था वो आपने यहाँ पे 7.1 में लिखना है, द रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय फलां फलां ऑन फलां डेट। बस एक बात हो गई। दूसरी बात, स्टैंडर्ड कहता है उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस जो आया है, अगर आया है तो, अगर है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट का बता दो। मूवमेंट मतलब ओपनिंग में कितना था, कितना मजीद आया, कितना ख़त्म हुआ, कितना क्लोजिंग है। अब कुछ भी हो सकता है, ओपनिंग में नहीं था और आ गया क्लोजिंग में पड़ा है, ओपनिंग में था लॉस आया खा गया क्लोजिंग में नहीं है, ओपनिंग में था थोड़ा ट्रांसफ़र हुआ क्लोजिंग में भी है। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टार्ट से एंड ईयर के ऊपर। जो मूवमेंट आई है रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर, यानी वो लेजर जो सरप्लस का बनवाता था वो भी अब नोट का हिस्सा बन रहा है, लेकिन मेन नोट का हिस्सा नहीं बनता। यानी मैं आपको इस तरह से बताता था, हाँ भाई बिल्डिंग को लिखना है, ओ छुपा दो, ये करते थे। और क्या कर लो, इसको नोट कर लो। अब ये नोट हो गया, नोट की मेन बॉडी बन गई। अब सब नोट्स में गए तो इस पर्दे को भी हटा लोगे। अब ये मूवमेंट रीवैल्यूएशन सरप्लस की निकाल दोगे, तो ये दूसरा सब नोट है। कोई मुश्किल नहीं है, हुआ पड़ा है काम। जैसे ओपनिंग कितना था 0, कितना अरोज 280, कितना ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स 7, कितना क्लोजिंग वर्किंग भी हुई पड़ी है, उठा के लिखना है, तो मुश्किल काम नहीं, ठीक है। और तीसरा, 2 बातें होगी। पहली बात क्या बताना है, नाम पता बताओ उसका, ठीक है। दूसरा मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन, जो छुपाता रहा मेन बॉडी के वक्त, अब वो भी नजर आएगा, अब वो भी सामने आएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सीख रहे होते हैं ना, ताकि आपको भी पक्का रहे। मेन बॉडी बनाते हुए इसको छुपा के करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होता, और फिर सब नोट्स में आएंगे तो सिर्फ इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला नाम पता, दूसरा मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, और तीसरा ये एसेट किधर गया, ये एसेट इस वक्त क्या शो कर रहा है, रीवैल्यूड अमाउंट। माना कि पहली रीवैल्यूएशन थी, यहां पर कॉस्ट नजर आ रही है, लेकिन शायद यूजर को यह पता भी ना लग रहा हो, या शायद कुछ अरसा पहले रीवैल्यूएशन हुई हो और अब रीवैल्यूड अमाउंट्स पर ही पड़ा हो, उसे ना पता हो कि असल कॉस्ट कितनी थी। तो यूजर को एक एडिशनल सब नोट बना के दिखाओ, रीवैल्यूड एसेट के बारे में बताओ कि अगर रीवैल्यूएशन ना करते और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़ा होता। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी होती है, वही जो आज तक पहले करते आए थे रिवैल्यूएशन से पहले, एसेट की कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ठीक है। अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़ा हुआ हो तो उसकी बुक वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है मशीनरी की तो नहीं होनी है, तो पहले ही हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, लेस अक्यूमुलेशन और बुक वैल्यू, ये भी किस पे है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। कॉस्ट मॉडल वाले तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़े हैं ना, तो किन के बारे में ये सब नोट बनाना पड़ेगा, ये जो रीवैल्यू होकर 900 पे पहुंच गया और 700 पे पहुंच गया और बुक वैल्यू 900 और 683 आ रही है, इसके बारे में बताओ। अगर कभी रीवैल्यूएशन ना होती तो इनकी बुक वैल्यू क्या होती, बस इतनी सी बात है। ये 3 सब नोट्स हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रीवैल्यूएशन के बगैर आपको सवाल नहीं आता,
और नोट के सवाल के अंदर ये तीनों आपने साथ ही बनाने, तो इसलिए अलग करके रख लिया। पहले मेन नोट से थोड़ा कंफर्टेबल हो गए हो अब? आप लोगों ने एक सिटिंग में दोनों सवाल किए, वो हाथ खड़ा करें बच्चे। तो अब ये सब बच्चे इंशाल्लाह नोट के अंदर पासिंग मार्क्स लेने के काबिल हो गए हैं। एडजस्टमेंट्स वही चीज़ें पढ़ी हुई में से ही आती हैं। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन आ जाएगी, ठीक है, कोई मतलब डिस्पोजल होगा, कॉस्ट मिसिंग कर देंगे, कोई कॉस्ट डिटर्मिनेशन में चीज़ें जैसे इस कार्ली वाले सवाल में भी थी वो डाल देंगे। यही कॉन्सेप्ट होते हैं। अगले स्टैंडर्ड पढ़ेंगे बोरिंग कॉस्ट, गवर्नमेंट ग्रांट, ये मिक्स हो जाएंगे। तो क्या होगा, 18 नंबर के सवाल में से 13-14 नंबर फिर भी आपके हाथ में है, वो बाकी भी आपके हाथ में ही होंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर नहीं भी समझ आती किसी एडजस्टमेंट की, तो वो 1 या 2 एडजस्टमेंट्स होती हैं। वो अगर 17-18 नंबर का सवाल है तो 10-11 नंबर लेने से आपको नहीं रोक सकेंगी इंशाल्लाह। तो ये 2 सवाल इसलिए एक सीटिंग में करवाए थे आपसे, ठीक है। पियानो कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, कुछ समझ आया? अच्छा चलें, आया या नहीं आया मैं तो अभी डिस्कस नहीं कर रहा। अब ये जनाब हमारा नोट है। मैं ये कहता हूँ कि यार इसको ना ऐसे करते हैं, इधर सवाल ओपन कर लेते हैं ताकि बार बार ऐसे ना करना पड़े। जी, ये हमारा सवाल था, ठीक है। इसके अंदर एक जादुई जुमला लिखा हुआ था, लैंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड ऑन यकम जनवरी 15। आगे वर्थ वुर्थ कोई नहीं लिखना, वो पहले लिखा हुआ है। ये यकम जनवरी 15 बाय मैसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस वाली बात नहीं भी लिखोगे नंबर दे देगा, आपने डिस्क्लोजर दे दिया। लेकिन ये बात भी वैसे स्टैंडर्ड ने लिखी हुई है कि बेसिस मतलब बता दो कि किस बेस पे किया है। तो आपको सवाल में कोई बात जुमले में लिख के दे दे, आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट। ना लिखे, सिर्फ नाम लिखे तो बस वही लिख देना, और नाम ना लिखे तो अपनी तरफ से XYZ लिख देना, लिख जरूर देना, ठीक है, लिख जरूर देना। तो पहला सब नोट बन रहा है जी, यही वाला जुमला उठाओ। क्या लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड एट यकम जनवरी 15 बाय, बस कॉपी पेस्ट हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग। एक मिनट जरा देख लूं तस्वीर के अंदर कहां तक आता है। ये तो ये मेरी हद है, ऐसे ही है ना, आपकी पिक्टूरे में भी तो लाना है ना इसको। तो लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग्स वर, पढ़ते रहें साथ साथ, गया कहाँ पे पॉइंट, अच्छा हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड। देखो ना मैं बार बार देख के लिख रहा हूँ, रीवैल्यूड एट यकम जनवरी 15 बाय मैसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स। ये मैंने सारा लिख दिया, समझ आया? फिर देखो, परफॉर्म्ड बाय मैसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। वो सारा आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। जल्दी करो, अपने उस सफ़े पे लिखो जो खाली छुड़वाया था, पूरा जुमला। ये इस तरह से मैंने बताया लिखना है, ये यहाँ से उठाकर ये लिखो, लैंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड एट यकम जनवरी 15 बाय मैसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स कॉमा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग यूज वैल्यू ऑन। ये क्या होता है, हमें क्या पता, रीवैल्यूअर्स को पता हो, हम थोड़ा ही एक्सपर्ट हैं, हमने बस उठा के लिख देना है। और अगर ये अगली लाइन ना होती, सिर्फ नाम लिख देते, और नाम भी ना होता तो मेरा मशवरा, आप सिर्फ यूं लिख देते, डेट तो होती ना, जाहिर रिवैल्यूएशन करोगे तो डेट तो कोई ना कोई होगी। तो आप कहोगे कि रिवैल्यूएशन लैंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड ऑन यकम जनवरी 15 बाय XYZ, फुल स्टॉप। भाई आपने एग्जामिनर को बता रहे हो, भाई आपने नाम नहीं दिया, अगर आप नाम देते तो हम उसको डिस्क्लोज करते, अपना नाम नहीं लिखा ना, वो मुनासिब नहीं होता, XYZ ABC, ठीक है, ओके। आगे एक लाइन अगर और ऐड कर दो, एन इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूअर, तो क्या ही बात, ठीक है। सो लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड यकम जनवरी 15 बाय मैसर्स जैक्सन कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग। ये लिख लिया। लिखना चाहो बीच में तो एक बात लिख सकते हो, ये इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूअर है, तो आप यूँ लिख सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड एट यकम जनवरी 15 बाय एन इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूअर मैसर जैक्सन एंड कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। बल्कि मैं तो कहता हूँ यही लिख लें, अभी काटा वट्टा कर लें, पर्चे में तो ना करना पड़े। लैंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड एट, ये ऊपर ले आते हैं ना ज़रा, एट यकम जनवरी
15 बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, बाय एन इंडिपेंडेंट, मैसर ज़रा हट जाएं, बाय एन पूरा लिखें, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर मैसर्स जैक्सन एंड कंपनी ब्ला ब्ला ब्ला, जुमला पूरा कर लें। कर लिया पूरा? ये ऐड कर लें, ये जुमला बड़ा अच्छा है, बीच में ऐड कर लें। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको अर्ज किया अगर अगली लाइन लिखी हो ऑन द बेसिस तो वो भी लिख दो, नहीं लिखी हो तो ना लिखो, सिर्फ नाम लिख दो। लेकिन ये इतना जुमला फिर बन जाएगा, लैंड बिल्डिंग में रीवैल्यूएट जक्कम यानी 15 बाय एन इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूअर या बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर मैसेज जैक्सन। नाम नहीं लिखा हुआ तो यही जुमला ऐसे ही रहेगा, लैंड बिल्डिंग में रीवैल्यूड एट जक्कम यानी 15 बाय इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूअर XYZ, बस। ठीक है, चलें आगे। दूसरा क्या बताया आपको, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। मैं RS लिख लूं, आप पूरा लिख लीजिएगा, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, अब एसेट्स ना दो हैं। अच्छा, अब जब मूवमेंट के लिए आ गए हो, देखो मैंने पहले ये एसिड यूज करवाया था, याद है? मैंने कहा था इनको छुपा दो, इनका कोई काम नहीं है नोट की मेन बॉडी बनाते हुए, तो हमने इनको छुपा दिया था। अब आपने ऐसे तो नहीं काटना, पर्चे में आप हाथ रख लेंगे। और पीपी का मेन नोट बनाते हुए आपने इसको ध्यान में रखा, यही लैंड यूज हो गया। यहाँ पे देखो ना, लैंड डेबिट हो रहा था 400 से, आपने लैंड को डेबिट किया 400 से, क्रेडिट क्या हो रहा है आपने नहीं देखना पसंद किया, ये नोट बन गया कंप्लीट। बिल्डिंग में भी ऐसे ही किया आपने, बिल्डिंग के अंदर भी हाथ रखा होता है इधर 280 से बिल्डिंग डेबिट, क्या क्रेडिट? आपने कहा फिलहाल छोड़ो, बिल्डिंग डेबिट 280 से, ये सवाल पूरा हो गया, नोट मेन नोट बन गया। अब सब नोट्स में गए, नाम पता लिखने के बाद मूवमेंट लिखने की जरूरत पड़ी, तो जैसे एसिड की मूवमेंट एसिड के कॉलम में थी, सरप्लस की मूवमेंट सरप्लस के कॉलम में पड़ी हुई है, तो फिर चूंकि आपने तो ऐसे नहीं ना इसको काटा था, आपने तो हाथ रखा था, तो आपने फिर हाथ दूसरी तरफ रख लेना। ठीक है, इधर हाथ रख लेना है, अब इसको नहीं देखना, अब सिर्फ इसको देख लें। तो लैंड के रीवैल्यू सरप्लस में क्या मूवमेंट आई है? ओपनिंग अरोज ड्यूरिंग द ईयर, ये इस दफा आया है ना, बोलो ओपनिंग में को पढ़ा था? ओपनिंग में कोई नहीं पढ़ा था, जीरो है, जल्दी कोई नहीं है मुझे। मैंने इसी तरह से एक और सवाल भी रखा हुआ है जो कल करवाया था, उसका नोट बनाने लग जाऊंगा, कोई मसला नहीं, आज कुछ नहीं करेंगे, समझ लो आराम से तसल्ली से। ठीक है, जल्दी हमें कभी भी नहीं रही, इस सेशन में तो बिल्कुल भी नहीं है मुझे। पिछले सेशन में उफ, एक ईद फिर दूसरी ईद फिर मुहर्रम, फिर खान साहब ने भी हिस्सा डाला बीच में, खीर हो जाती है। अच्छा जी, तो छुपा लिया लैंड को। अब सरप्लस के कॉलम पे आपकी नज़र है आपकी नज़र, आप इसको देख रहे हो, ये आपको देख रहा है, आप कह रहे हो ओपनिंग कुछ नहीं है, ये इस साल आया है अरोज ड्यूरिंग द ईयर। इस साल ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स कितना हुआ? क्योंकि लैंड है, लैंड का सरप्लस पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा जब तक कि लैंड एक्चुअल में बिकना है। जब एक्चुअल बिकेगा तो ये सारे का सारा उस दिन ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ लैंड के लिए, लैंड में तो मजबूरी है ना, जब वो कह रहा है इंक्रीमेंटल डेफिनेट ट्रांसफर करते हैं तो लैंड में मजबूरी है, लेकिन कभी कभी वो, कभी आज तक कहा नहीं वैसे, लेकिन स्टैंडर्ड ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि बिल्डिंग के केस में भी यही सिचुएशन रख लो, बिल्डिंग को खत्म करते रहो, डेप्रिशिएट करते रहो, लेकिन इंक्रीमेंटल डेफिनेट वाला चक्कर ही ना आए, डेप्रिशिएट ही ना करो इसको ट्रांसफर कुछ ना करो, सारा पड़ा रहे, जब एक्चुअल बेचना तो कर देना, ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन छोड़ो फिलहाल आज तक आया नहीं, वो आपसे यही टेस्ट करता है डेप्रिशिएबल एसेट में। ठीक है, अच्छा ये क्या बात कर दी मैंने बीच में, परेशानी हुई है, वो अनडू कर दें उसको, बात नहीं सुनी, कोई नहीं सुनी आपने, जब आएगी तब देखेंगे। ठीक है, जब आएगी तब देखेंगे, माजरत में थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। ठीक है जी, तो ओपनिंग अरोज इन द ईयर, ट्रांसफर कख नहीं, यही क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है? ओपनिंग 0, अरोज ड्यूरिंग द ईयर 280, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, और क्लोजिंग अभी लॉस नहीं ना आया सवाल में, जिस दिन आएगा मैं नोट सब नोट में डलवा दूंगा। अभी ये सवाल ना पूछने लगना अगर लॉस आ जाए, अगर ये आ जाए, अगर वाला सवाल कहाँ से आ जाता है, अगर क्या लेके आओ बीच में, तो सवाल में लाएंगे वो काम भी। फिलहाल तो जरा बेसिक नोट तो बना ले, मूवमेंट बनानी तो आ जाए। तो ये मूवमेंट तो हमें बनानी आती थी। मूवमेंट कैसे बनेगी? ओपनिंग बैलेंस, फिर अरोज
ड्यूरिंग द ईयर, फिर ट्रांसफर टू, अब देखें ना अगर लॉस ने आना है तो उसने सरप्लस को ही खाना है ना, तो एक रो में फिर उस दिन ऐड कर दूंगा, अभी नहीं करनी, इसको पक्का कर लें। उसमें बस हम लिख देंगे लफ्ज एडजस्टमेंट, एक लफ्ज ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख लें, एक रो खाली कर दें, तो लॉस आके सरप्लस को खाए तो वो माइनस से शो कर देंगे, तो लिख एडजस्टमेंट का लफ्ज लिख लें, लेकिन जब आएगा तब लिखेंगे, फिलहाल जरूरत नहीं है। ओके, और क्लोजिंग स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं ना भाई, यहां तक भी सोचा था कभी पहुंच जाएंगे, अल्लाह ने पहुंचा ही दिया ना, आगे भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। लैंड भी है और बिल्डिंग भी है, अलग अलग हैं तो अब अलग अलग ही रखो, एसिड भी अलग अलग करके, इसने तो सवाल में अलग अलग किए थे, कार्ली में हमने अलग अलग कर लिए थे। ठीक है जी, हाँ भाई, ओपनिंग लैंड 0, अरोज ड्यूरिंग द ईयर, अरोज ड्यूरिंग द ईयर, ये इसी साल आया है ना, यकम जनवरी 15 पे कोई नहीं पड़ा था, पड़ा कोई नहीं था, उसी दिन आया। जैसे मैं कहता था तो आपको यकम जनवरी 15 पे एसेट ओपनिंग नहीं है, उसी दिन खरीदा है तो वो ओपनिंग नहीं है, वो एडिशन है। ऐसे ही ये ओपनिंग नहीं है, अरोज ड्यूरिंग द ईयर है, यकम जनवरी को चाहे हो गया है, ओपनिंग नहीं कह सकते इसको, ये ब्रॉड डाउन नहीं है, ब्रॉड डाउन की तो कोई एंट्री नहीं होती, इसकी तो डबल एंट्री हुई है, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट। ठीक है, तो ओपनिंग 0 ड्यूरिंग द ईयर, मुझे लगता है आवाज मिस हुई है जरा, 400, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स है कोई, तो क्लोजिंग फिर क्या आ गया, तो आपकी वर्किंग से ये भी मैच करेगा। ठीक है, ओके, जल्दी करें, बिल्डिंग का बनाएं, नहीं फिर भी बनाएं, चलें फिर चुप करके बैठे, किसी ने नहीं बनाया वो बना लेगा। ये 2 सवाल हैं और तीसरा दिन है इन पे, इसीलिए कहा था सुकून से करो, हर चीज़ इसकी निकाल के आगे चलेंगे, ताकि 60-70% सवाल हमारे काबू में आ जाए, पासिंग मार्क्स तो इस सवाल के आ जाए ना, फिर एक्सेल करने के लिए तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, करेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिस। किसी को अभी तक नोट की समझ नहीं आ रही, 2 सवाल क्लास में करने के बाद, एक सीटिंग में घर पे करने के बाद अभी भी नोट की समझ नहीं आ रही है कोई, तो निकल जाए क्लास। नहीं बैठे रहे, आज तक कभी कोई क्लास से निकाला है हमने? 1.5 घंटा ना, मैं तो 1.5 घंटा खड़ा कर देता हूँ, बहुत गुस्सा आए तो बेंच पे खड़ा कर देता हूँ, जिसने पढ़ना, हाँ खुद कोई चला जाए नाराज होकर इस बात से मुझे खड़ा कर दिया, बेइज्जती होगी मेरी, जाए तो जाए, नहीं भाड़ में क्यों, बाहर जाए, कैफे जाए, अजीब बात करते हो, तुम गलत बात नहीं करनी आज के बाद, अल्लाह ना करे। जी बेटा, एसी का टेम्परेचर जी 32 पे करवा दें, अच्छा जी, एक आधा बंद करवा दें, एक साइड से वो बंद करवा दें, फिर ये चलता रहे, फिर ये चलता रहे, इनमें से एक बंद करवा दें, 1-2 बंद करवा दें। अच्छा जी सुने, बिल्डिंग का सरप्लस ओपनिंग कितना था, 0, अरोज ड्यूरिंग द ईयर, ये वर्किंग ही बता रही है आपको, अगेन वर्किंग ने सारा काम कर, इतनी इंपॉर्टेंट वर्किंग थी, ऐसे नहीं मैंने पहले दिन से इसी के ऊपर डाला था आपको, जब आप लोगों को बड़ी बड़ी तकलीफ हो रही थी, कोई कहीं से पढ़ के आता है, कहीं से, सारे ठीक होते हैं, लेकिन एक उस्ताद ने आगे लेके जो चलना होता है वो उस हिसाब से कर रहा होता है। मैंने पहले दिन आपको स्ट्रेट लाइन में भी यही मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस में भी यही मेथड रखा, उसके बाद फिर इसी को पक्का करते रहे, फिर रिवैल्यूएशन आई, यही चल रहा है। इंपॉर्टेंट ही बहुत ही है वर्किंग, जो मर्जी आपसे मांग ले, वो एंट्रीज मांगे, नोट मांगे, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट मांगे, यही बुनियाद है, इसमें होने ही होने, और ये कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये वर्किंग ही आपको ये मूवमेंट भी बनवा रही है। ओपनिंग में कितना पड़ा है, कितना अरोज, तो 280 बढ़ गया, कितना ट्रांसफर हुआ रिटेन्ड अर्निंग्स में, ये इसकी एंट्री होती है ना, रीवैल्यूइंग सरप्लस डेबिट कम और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, तो ये डेबिट हो रहा है, कम हो रहा है, ये वैसे प्लस होता है माइनस होता है, मैंने लिखा नहीं, अगर कोई लिखना चाहे तो बेशक लिखे। कितना जी, 7, तो क्लोजिंग 273, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। 2 सब नोट्स हो गए। तीसरा कभी कभी थोड़ा सा तंग कर जाता है, लेकिन आपने तंग होना नहीं है, आप एक ट्राई तो करें। ये इसकी अंग्रेजी में लिख रहा हूं, अच्छा वैसे इसकी लंबी अंग्रेजी क्या है, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन,
बुक वैल्यू वुड हैव बीन इतना, लेकिन आप यूं भी लिख सकते हैं हिस्टोरिकल बुक वैल्यू, हिस्टोरिकल। चलो पहली बार ये लिख लेते हैं ज़रा लंबी वाली बात, ताकि याद हो जाए कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या बना रहे हैं हम कह रहे हैं जी अगर कभी रीवैल्यूएशन ना होती, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन, तो फिर एसेट कॉस्ट भी होता ना। तो उसी को मैं कह रहा था हिस्टोरिकल बुक वैल्यू लिख लो, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन चलो आज पहला दिन है, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग would have been अब वैसे ही मेरा दिल पता नहीं क्यों कर रहा है कि मैं आपको एक ट्राई का मौका दूं, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने दे दिया मौका। जी बेटा, क्या कह रहा है ये दीवाना? अच्छा आंसर बता रहा है, और खलो जा किते, सब्र कर जा, मेरे जैसे भी होते हैं क्लास में भाई, सारों को अपने से ना समझा करो, तेज बच्चे। मेरे जैसे सुस्त बच्चे होंगे उनका क्या बनेगा, वो कहेंगे यार हमें तो कुछ भी नहीं आता। बात तो है मेरे लिए तो। हाजा बाजा, कॉस्ट, चलो ये भी बता देता हूँ। बड़े होकर ये बुक वैल्यू डायरेक्ट भी लिख लिया करेंगे, लेकिन आज पहला दिन है तो मैं कॉस्ट लिख रहा हूँ। कॉस्ट कौन सी? हिस्टोरिकल, जो कभी भी रीवैल्यू ना होता तो असल में जो खरीदा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट से कहते हैं, जिसने पर एसेट को खरीदा था। तो कॉस्ट मैं वैसे चलो लिख देता हूँ हिस्टोरिकल वाली, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू आ जाएगी। चलो ये तो मसला ही ना हुआ, कर लेंगे आप 1 मिनट में, मुझे पता है। देखें अगर कोई वर्किंग करनी पड़ेगी तो कहाँ करेंगे? तीसरे सफ़े पे वर्किंग है ना हमारी जगह बनी हुई, वहीं पे कर लेंगे। आसान सवाल, उसकी वजह पहली रिवैल्यूएशन है, ठीक है। और कितने बच्चों ने बना लिया वैसे? चलें बाकी भी कोशिश कर लें, को बुक वैल्यू गलत सलत। अच्छा सर वो मेन हमारा एक ही तो सफ़ा है, वहाँ पे गलत हो गया तो क्या करेंगे? चलो फिर पहला मैं बनवा देता हूँ। देखें इसको इधर ही रखें, पहले तो देखें इसको इधर ही रखें। आजा भाई जी बच्चों, लैंड बिल्डिंग रीवैल्यू है 1 जनवरी 15 को, हमारे साल का पहला दिन है। और उससे पहले यहाँ पर कॉस्ट लिखी हुई है, मतलब इससे पहले कभी रीवैल्यू नहीं हुए थे। इसका मतलब अगर ये लैंड रीवैल्यू ना होता तो 500 पे होता, बिल्डिंग रीवैल्यू ना होती तो 400 पे होती, ठीक है। तो लैंड की अगर बात करें तो लैंड की हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी होती? 500। तो रीवैल्यू होकर किस पे पहुंच गया? 900 पे। हम यूज़र को बता रहे हैं कि 900 इसकी रीवैल्यूड अमाउंट है, ठीक है। लास्ट रिवैल्यूएशन जो भी परफॉर्म हुई 1 जनवरी पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट इसकी कितनी है? 500। और डेप्रिशिएट कितना करेंगे? तो लैंड वाला तो मुफ्त के नंबर दे के जाता है ना, ये सब लोग डेप्रिशिएशन वैसे नहीं निकालना, ठीक है। ओके, बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग 400, बिल्डिंग 400 नहीं लेनी। उसकी वजह ये बेटा कि ये नोट 1 जनवरी 15 पे नहीं बन रहा, ये नोट बन रहा है 31 दिसंबर 15 पे। यूज़र ने इस 700 को मैच करना है कॉस्ट से। इस 700 के अंदर गौर से देखो, वो पुरानी बिल्डिंग्स भी पड़ी हैं जो रीवैल्यू करके हम बढ़ा के ले गए कहीं पे, और एडिशन भी हुआ है CWIP वाला। इसका मतलब ये सब नोट बनाते हुए
जो ध्यान रखने वाली बात होगी वो ये होगी कि आप ईयर एंड के ऊपर खड़े हैं। ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, ईयर एंड पे खड़े हैं। ओए हो, अंडा बन गया जी। तो 31 दिसंबर 15 पे खड़े हैं। अगर 31 दिसंबर 15 पे खड़े हैं तो 31 दिसंबर 15 तक 400 रुपये की बिल्डिंग नहीं रहनी थी। रीवैल्यू नहीं भी होता तो एडिशन ही रहता है ना, ठीक है। तो पुरानी बिल्डिंग्स कितनी थी, 400 की, और नई कितनी आ गई, ये तो वैसे ही कॉस्ट है। तो इसका मतलब 31 दिसंबर 15 पर कितनी कॉस्ट हमारे पास पड़ी होनी थी। तो यहीं पर ही छोटा सा स्टार लगा के कर लेते हैं। ये 400 तो पड़ी ही थी, इस साल के दौरान 100 आ गई। तो चूंकि हम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 पे खड़े होकर ये नोट बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 500। ठीक हो गया। उसके बाद अगली बात है इनकी डेप्रीसिएशन की। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेनी है बच्चों। क्या लेना है? अच्छा, ये मैं शॉर्टकट लगा के कर रहा हूँ, आप लॉन्ग कट घर से लगा के आइएगा। आप लेजर बनाइएगा बेशक और तफसील से वर्किंग कीजिएगा, ओपनिंग शोपनिंग लिखिएगा, डेप्शन निकालिएगा जैसे निकालते थे बचपन में, पहुंचेंगे इसी नतीजे पे इंशाल्लाह। ठीक है। मुझे बताओ, ये जो 400 रुपये के एसेट्स पड़े थे, ये कितना डेप्रिशिएट हो चुके थे साल के पहले दिन, यानी ये तो होगी इनकी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा ठीक है, ऐसे ही कर लें। 80 मैं फिर कोशिश करता हूँ लेजर भी बना दूंगा साथ ही, फिर मिटा भी दूंगा। अब ये है ओपनिंग डेप्रीसिएशन, ठीक है। अब मैं क्या कहने लगा हूँ, 500 का 2% ले लो। अब आप लोगों ने सीखना है, अब आप रोला डालना है, तो डालो रोला। नहीं, क्यों नहीं रोला डाल रहे बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो जो ओपनिंग पड़े थे 400 के एसेट्स, उन्होंने भी इस साल 2% डेप्रीशिएट होना था, और जो एडिशन आया है वो भी पहले दिन से आया है, तो उसको भी पूरा साल ही डेप्रीशिएट करना था ना। तो मैंने छोटी सी वर्किंग ऐसे ही कर दी। अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का लेजर बनाएंगे। इसमें आप ओपनिंग लिखेंगे 80, फिर डेप्शन एक्सपेंस की वर्किंग करेंगे। आप यूँ लिखेंगे ऑन ओपनिंग। अब अज्यूम क्या किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 400 इंटू 2% कितना आता है, 8। फिर ऑन एडिशन 100 इंटू 2% कितना आता है, 2। टोटल कितना आता है, 10। ये 10 आप लिखेंगे इधर, ये क्या आ गया, डेप्रीसिएशन। क्लोजिंग क्या आ गया, 90। अब इस 500 पे 2% लगाएं ज़रा, 10 80 में ऐड करें, तो वही काम तो कर लिया मैंने। इतनी लंबी वर्किंग ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कर दी, वरना ये 90 मेरे लिए ऐसे ही निकलना चाहिए था, और ये 410। ठीक है। अगर किसी को समझ ना आए ये 90 कैसे निकला है, वो एक बार इसको देख ले। लेकिन मेरी सजेशन यही है कि जब इतना आसान सवाल हो, फंस जाओ कहीं जाकर तो वर्किंग करो, वरना टाइम ज़ाया नहीं करना। एक आदत नहीं बना लेनी कि बस जी हम तो जब भी ये सब नोट बनेगा हम तो लेजर बनाएंगे। पागल हैं क्या हम? मतलब सही कह रहा हूँ ना, टाइम ज़ाया करने के लिए ऐसे ही तसल्ली नहीं होती आप लोगों की। तसल्ली अब कैसे होगी भाई, इतना सादा सा सवाल था, थोड़ा सा सोच लिया आपने, थोड़ी सी वर्किंग ब्रैकेट में करो, 4 टैर होते नहीं, ऐसे उलट जाया करो। ठीक है, कायम रहा करो, कोई ऐसा मसला नहीं है। यही काम किया, देखो कितना लेंथी काम किया, वहां पे एक ब्रैकेट में कर लिया। नहीं समझ आए, जहां फंस जाओ बेशक वर्किंग करो, किसी ने मना किया हुआ है आपको। लेकिन जहां इजी चीज हो वहां पर तो ना आदत बनाई रखो, लकीर के फकीर लाइन के बैगर्स। मिटा दूं ये नहीं करना, ये नहीं करना। देखो ये कीड़ा बन गया कोई खतरनाक किस्म का। अच्छा जी, लो भाई, अब ये देखो क्या बता रहा है ये सब नोट, जरा देखो, गौर करो, जरा गौर फरमाएं। कपास के काश्तकारों के नाम, अहम पैगाम। लैंड हमारा जो रीवैल्यूएशन के बाद 900 का आ रहा है, हमने यूजर को बताया 1 जनवरी 15 पे ये रीवैल्यूएशन हुई थी,
और अगर रीवैल्यूएशन हुई है तो सरप्लस की ये मूवमेंट है, और अगर ना होती तो ये इतनी बुक वैल्यू शो करता लैंड। मीनिंगफुल हो रही है इन्फॉर्मेशन? बिल्डिंग 700 लेस 17,683 पे आ रही है, रीवैल्यूएशन मॉडल है, अगर कॉस्ट मॉडल पे होती तो ये 410 पे नजर आती भाई साहब आपको मिस्टर यूजर। ठीक है, ये 3 सब नोट्स है। चौथा मैंने पहले ही बनवा दिया था आपको, वो यहाँ पे मुझे कॉपी पेस्ट करवा दें। वो क्या था जी? अच्छा, ये मूवमेंट इन CWIP सिर्फ तब बनेगा जब CWIP होगा और उसमें कोई मूवमेंट होगी। मूवमेंट इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या मतलब? पहले 3 हमेशा कॉमन रहेंगे। हमेशा का मतलब मैं तब ले रहा हूं अगर सवाल में रीवैल्यूएशन है तो, और अगर सवाल में रीवैल्यूएशन नहीं है तो फिर पहले 3 नहीं बनेंगे। बहरहाल सवाल में रीवैल्यूएशन होती है, रीवैल्यूएशन के बगैर क्या नोट पहले दिन बनाया नहीं था? वो भी कोई नोट था। मज़ा तो अभी आएगा, इस रीवैल्यूड एसेट को बेचेंगे भी सही आज इंशाल्लाह इसी नोट के अंदर। ठीक है, तो वो जो वर्किंग आपको कही थी कि बना लेना, यहाँ पे एक भाई ने कहा था कि ऐसे टाइम ज़ाया करें। कौन था वैसे? कौन था? कौन था? नहीं, ये था, तुम थे ना? कोई तो था, कोई तो था, जो भी था। बहरहाल उसको अफादियत का पता लगेगा उस वर्किंग का, तो नोट भी बनाना है हमने। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन के बगैर नॉर्मली ऐसे मैंने कोई सवाल देखा नहीं है कि आपसे उसने नोट मांगा हो। जब से उसने यहाँ पर ये नोट पूछना शुरू किया है पिछले 4-5 साल से, वो रीवैल्यूएशन के साथ ही पूछता है। तो इसलिए मैं बार बार कह भी रहा हूँ ये 3 पक्के ही बनेंगे आपके, लेकिन साथ क्या बात है, रीवैल्यूएशन के ये सब नोट्स हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, ये सवाल टू सवाल वेरी करेंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे। ठीक है ना, किसी सवाल के अंदर ये बन रहा होगा, किसी सवाल में एस्टीमेट चेंज होगा, वो सब नोट बनेगा। अगले सवाल में था, बनवाना नहीं है अभी, जगह छुड़वा देनी है उसकी, क्योंकि वो IAS 8 का टॉपिक है, देखेंगे शायद उसमें जाके ही बनवाऊंगा फिर वापस आए। ठीक है ना, तो और इसी तरह से कोई और ज़रूरत पड़ जाती है, आगे पढ़ेंगे हम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को, और चीज़ें लिखनी पड़ जाती हैं, तो वो 3 के बाद चौथा, पांचवा, छठा, वो कोई हर सवाल में मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों आपके हर सवाल के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, कौन कौन से? नाम पता लिखो, मूवमेंट बताओ, और हिस्टोरिकल बुक वैल्यू बताओ। इसका शॉर्टकट नाम क्या है जी? हिस्टोरिकल बुक वैल्यू। क्या मतलब? हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, डन? और जाग रहे हो, कायम हो? ओ हाइब्रिड वालों, जो ऐसे करके बैठा और ऐसे करके बैठा, क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या टेंशन है? क्या परेशानी है? नाराजगी है कोई मेरे साथ? समझ आ रही है तुम्हें? ओपनिंग कितना था? ओपनिंग बैलेंस 51 था गालिबन। अच्छा, 51 भी था तो सही, 53 था, सॉरी। एडिशन 50, ट्रांसफर टू, पहले मैं ट्रांसफर टू लिख लूं, चलो ट्रांसफर्ड ही लिख लेता हूं, फिर इतना भी काफ़ी है। जाहिर है ट्रांसफ़र कहाँ होता है? बिल्डिंग में ही होना है। और क्लोजिंग क्या आ गया? तो ये बैलेंस शीट के फेस पे चला जाएगा, PPE के बाद अलग थलग। ठीक है, PPE का पार्ट से नहीं बनाते हम, सब नोट में लिख दिया, काम चला लिया। इसका नोट अलग भी बन सकता है, नोट नंबर 8 बना देते, यानी कि आप अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं बताते खुद, ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा और इसको ज़रा नोक पलक संवारें इसकी, थोड़ा आपकी पिक्चर में आ जाए ये सारी कहानी। इसकी पिक्चर ज़रूर ले लें, लेकिन आपने ये सारा सवाल किया हुआ है अपने रजिस्टर पर, और रही सही कसर भी आपने यहाँ पर कर ली है। ठीक है, फिर भी एक पिक्चर ले लें। यहाँ वाले पिक्चर के लिए इधर मोबाइल पकड़ा दें, तो कोई ना खींच के दे तो मैंने दे देना, मैं खींच दूँगा पिक्चर, मैं हूँ ना, खादिम मौजूद हाजा। क्या कोई क्वेश्चन है? अच्छा, फोटोग्राफी से चले चले, सही आएगी तस्वीर यहाँ से? नहीं आ रही सही मुझे लगता है। बेटा आप इनको दे दो ये मोबाइल, तस्वीर में आके दे, तस्वीर में आके देने, इसके चार्जेस नहीं ले लेने।
माजरत जी, नोट तो इस तरफ ही होना था, लेकिन अब चूंकि पहले दिन ये चीज़ें मैं बताता तो पहले दिन आप वैसे ही काफ़ी हवास बाख्ता थे। पहले दिन जब फैम वाला सवाल शुरू किया था, कुछ बच्चे तो अगले दिन बच्चे लेकर साथ आ गए। हाँ भाई, है की कराया कल, सानू तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा आ जाएगा समझ, इट विल टेक सम टाइम। इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हुआ अभी, टेस्ट से गुजार लें, कैलकुलेटर को इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से गुजार जी। होगी फोटोग्राफी? चलो जी, चलो फिर थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। मैं तो अब ऐसे प्रैक्टिस करूंगा। यार 7 नहीं लगाया था, उसमें भी 7 लगा लेते तो मुझे 7 भी ना लिखना पड़ता। सर इतनी सुस्ती कहाँ से सीखी आपने? आप लोगों से? और कहाँ? कायम अली शाह से। कायम अली शाह सुस्त आदमी है। चलें जी, सारा कुछ ही मिटने लगा है क्योंकि डाटा तो डिफरेंट है ना। बल्कि मेरा तो ये 12 है। ओहो, चलो जल्दी करें जी, कारली ओपन करें। लैंड और बिल्डिंग दोनों ही थे ना इसमें भी। ये बड़ी मौज लग गई फिर। थोड़ा टेक्निकल यही है, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन वाला। CWIP कोई नहीं था इस सवाल में। सुभान अल्लाह, सारे कहो सुभान अल्लाह। ओके जी प्यारे बच्चों, ओ पागल खानों, 12.1, 12.2, 12.3 के लिए 5 मिनट हैं आपके पास। स्टार्ट नाउ मीन्स नाउ। सवाल आपके पास, वर्किंग्स आपके पास। मैं क्यों दिखाऊं आपको सवाल? फिर भी मैंने सामने रख दिया। ये लो, वर्किंग नहीं सामने आएंगी, वर्किंग अपनी अपनी ओपन करें। अरे आपका वक्त शुरू हो चुका हुआ है। अब वक्त आपका है, हमारा गुजर चुका हुआ है। शाबाश, वक्त आपका शुरू हो चुका हुआ है। ये IS16 में अब आपका ही वक्त है, मेरा तो खत्म। मैं तो अब बस गाइडेंस दिया करूंगा आपको। जल्दी करें, शाबाश। ये टोटल, एक मिनट, ये टोटल मैं नहीं कर रहा, लाजमी करना है क्योंकि इन दोनों सवालों में उसने नहीं मना किया था। टेस्ट वाले में उसने मना कर दिया था, लेकिन इधर नहीं मना किया हुआ, तो इधर करना है टोटल। और ये टोटल जो है ये बैलेंस शीट के फेस पे जाना है। ये बैलेंस शीट के फेस पे नजर आता है। और अगर सवाल में कह दे टोटल ना करो और आप कर आए, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन अगले सवाल के मार्क्स जाया हो जाएंगे जो टाइम जाया करोगे आप। जी यहां से सर की आवाज आई थी। दो मिनट गुजर गए। हाँ, मेरी क्लास मेरी घड़ी। जी बेटा जी बोले हैं। जो रीवैल्यू है बेटा सिर्फ उसी का ही लिखना है। जो रीवैल्यू हुआ उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट बतानी, बाकी तो वैसे ही उस पर पड़े हैं। ये सिर्फ रीवैल्यूड एसिड्स से रिलेटेड 3 सब नोट्स हैं जो आपके सामने हैं। नकलें ना मारें, खुद करें सवाल देखकर। हाय अल्लाह, आज बच्चे ही कम आए हैं। आज क्या करें, सही पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है ना हमसे। देखें आज हम कुछ पढ़ भी नहीं रहे, वही सवाल किए जा रहे हैं दोबारा दोबारा। जल्दी करें, मुफ्त के नंबर लेने सीखें। ये लाजमी करना है, ये पार्ट है नोट का। बच्चे 6 महीने बाद जाके पूछते हैं, नहीं 6 ज़्यादा हो गए, महीने बाद जाके पूछते हैं सर वो सब नोट्स नोट का पार्ट है? हाँ जी पार्ट है। हेलो भाईजान, एक्सक्यूज मी, वेयर आर यू गोइंग? प्लीज टॉक टू मी इन इंग्लिश, ओके? अच्छा जाओ जाओ।
डोंट बॉदर माई इंग्लिश, ओके। ये बहुत मुश्किल है, मुझे तो ये वाली तो भी मैं खुद सीख रहा हूँ। यार वो जो खेलने वाला दिया था दिखाना, वो चेक तो करें, पक्की बात है खराब ही है। मैं भी वेला खड़ा हूँ, मैंने कहा कुछ तो कर लूँ। वो ये तो सही बता रहा है, चाहिए खेलने के लिए। जी मेरे बच्चों, कोई है घर पे? कोई है बच्चों? ये कोई कर चुका है नोट? किसने कर लिया नोट? एक बच्चों ने, एक बच्चे। ओ हेलो, चलो कर भी लो। मतलब खिलौन ना देना मैनू राम, नकल करके करना है इसने, बंदर ना हो तो अपना मेथड निकालो। हाँ नहीं, पेपर पास कर लो। हाँ जी भाईजान, किधर? अच्छा अच्छा अच्छा, और बस करो, 10 मिनट हो गए। कितने बच्चे कर चुके अब? मैंने अभी बहुत कुछ करवाना है। केएल वाला सा, केएल एएल यूएल, 3 एक जैसे सवाल हैं, उनमें से एक करवाना है, 2 होमवर्क देने हैं। मैंने कहा बता दूं, किए हुए सवाल हैं, उनमें नोट नहीं बना हुआ बस। या थोड़ा सा उधर हो जाना भाई, हो जाना प्लीज़ यार, कभी बैठना भी होता है बंदे ने यार, बेदबी होती है, फिर थोड़ा और उधर हो जाए। नहीं अभी भी रेंज में है, ये सामान उठाओ, जज़ाकल्लाह। और ये फिर भी माजरत। मुसलमान से बढ़कर कोई कीमती चीज़ है दुनिया में? कोई भी नहीं। अच्छा जी, कितने बच्चे कर चुके? अपनी स्पीड चेक कर लें आप लोग, फिर कहते हैं पेपर नहीं पूरा अटैम्प्ट होता। होमवर्क में कितने बच्चों ने मार्क्स इंटू 1.8 करके 25 मिनट में किया था और कर लिया था 25 मिनट में? वेरी गुड, आधा भी सही है, आधा भी सही है। पियानो को छोड़ो, पियानो नहीं बजाना, नहीं है जायज़। पियानो को नहीं बजाना, पियानो की बजाएंगे अभी, आज नहीं कल, अब आप लोग कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, बस कर दें, बस कर दें यार, वो टेस्ट नहीं चेक करवाए थे मैंने, पड़े रहे, 1-2 दिन लग जाएंगे। वैसे हफ्ते बाद टेस्ट मिल जाते हैं, ये 1-2 दिन मेरी कमज़ोरी की वजह से, ऑनलाइन वालों के भी ज़रा 1-2 दिन लेट होंगे, तो एडवांस माज़रत कबूल कर लें। रख के मैं 3 दिन तो ये कहता रहा हूँ मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, तो अभी मैंने अभी तक नहीं बताया इनको। तो आगे से कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें आप आज वाला दें ना, इंशाल्लाह फिर सेट हो जाता। कैसा हुआ है? गलतियां पता लग गई, पेपर दे गया। अच्छा जी, चलो बच्चों बस करो, अब बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने। कितने बच्चे आप कर चुके हैं ज़रा मुझे बता दें। चलें 50% तो हो ही गए। हाँ भाई, हाइब्रिड वाले भी मेरी क्लास में ही हाथ खड़ा करके बता दिया करें, ऐसे भी नज़र आ रहे होते हैं मुझे आप लोग, ऐसे सामने भी, यहाँ ज़रा करीब से ज़रा एक्सप्रेशंस भी देखने के लिए मैं ऐसे करता जी।
फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कार्ली। अच्छा, इसमें पॉइंट 1 में था ऑन 31 दिसंबर लैंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड टू 1750 ऑफ दिस रिलेटेड टू दिस रिमेनिंग लाइफ। अच्छा, लाइफ, अब उसने नाम नहीं बताया। लैंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड एट 31 दिसंबर 15 बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर XYZ या ABC। ठीक हो गया। उसके बाद है मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन। ये सवाल की कितने की ये हैं। अब याद होगा आपको कि ये छुपाकर हमने मेन नोड बनाया था। ये बातें याद रखने वाली होती हैं, यही काम की होती हैं। अब ये ग्रीन वाला यूज़ करके आपने मेन नोड बना लिया था और सब नोड्स में गए तो पता चला कि आपने रीवैल्यूएशन की मूवमेंट भी दिखानी है। तो अब आपको रीवैल्यूएशन के कॉलम की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, ये कॉलम आपको मूवमेंट दिखा देगा। अब ज़िंदगी आसान है। ओपनिंग पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, 0 है। अरोज ड्यूरिंग द ईयर कितना है, और ट्रांसफ़र का तो इसको मौका मिलना ही नहीं है अगर करनी भी चाहें तो, क्योंकि ईयर एंड पे ये रीवैल्यूएशन हुई है। ओपनिंग 0, अरोज ड्यूरिंग द ईयर 150, ट्रांसफ़र ये तो खैर वैसे ही नहीं होता, लैंड है, इसमें कोई इंक्रीमेंटल या बिक जाए तो। बिल्डिंग की बात करें तो 709.8, ओपनिंग कोई नहीं था, अरोज हुआ 709.8, ट्रांसफ़र कुछ नहीं हो सका क्योंकि ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन हुई है और पता नहीं क्या हुआ है। हाइब्रिड वालों, मैं नहीं नज़र आ रहा ना, आवाज़ बंद करें जी, और तस्वीर सब कुछ पॉज करें जल्दी से जी। माजरत, कुछ बत्ती शत्ती बंद हो गई थी। तो अब हम यहाँ पे थे कि बिल्डिंग का सरप्लस ओपनिंग में कोई नहीं था, 709.8 अरोज हुआ और कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। वजह नाफरमानी, बवजह नाफरमानी नहीं, बवजह एंड ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन। तो फिर ये 709.8 पर। ठीक है। उसके बाद हैड देयर बी नो रीवैल्यूएशन, आए दोबारा सवाल के पास, भाई सवाल कुछ हेल्प कर दो। उसने कहा ये हेल्प की तो थी कल सवाल करते हुए। लैंड की कॉस्ट 500 है, बिल्डिंग की 1000 है। कोई एडिशन तो नहीं हुआ लैंड में, बिल्डिंग में, कोई डिस्पोजल लैंड में, बिल्डिंग में, शुक्र है। दोनों ही मसाइल हैं। ओपनिंग मिल गया, अगर कोई एडिशन हुआ है तो वो ऐड करके हमें नोट में लिखना पड़ेगा, इस सब नोट में, और डिस्पोजल हुआ है तो वो निकाल के लिखना पड़ेगा। आज दोनों काम नहीं है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आएंगे। तो बुनियाद पड़ती है बेसिक सवाल से, फिर उसके अंदर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं आ जाती। और लेट से किसी से नहीं हैंडल हुआ डिस्पोजल या एडिशन, डिस्पोजल लेट से नहीं हैंडल हुआ तो 18 नंबर में से 1 नंबर आएगा बस। बच्चे ये समझते हैं कि जो एडजस्टमेंट हमें नहीं ना आती, सारे नंबर उसी के ही हैं पेपर के अंदर। ऐसा कुछ नहीं होता, एक जैसे नंबर होते हैं। अच्छा जी, तो कॉस्ट मिल गई हमें 500 थे 1000। ये देखो, अब इसके नंबर भी मिल गए, ये तो सबने निकाल ही लेना था, उठा ही लेना था। ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेट एडिशन बिल्डिंग की कितनी है। अब बिल्डिंग जो है इसके बारे में, अच्छा देखो, ओपनिंग एक्यूमुलेशन कितनी है 600, लेकिन बच्चों ये चेंज इन एस्टीमेट हुआ है नहीं हुआ। अगर चेंज इन एस्टीमेट हुआ है तो 1 जनवरी 15 पर तो जो बुक वैल्यू थी वो ले लेंगे और यूज़ करेंगे उसको ऑनवर्ड्स 41। याद है कुछ? अच्छा, अब मामला क्या है, मैं वर्किंग पे जाता हूँ। मामला क्या है? मामला तो है ये कि आपने इस 400 को डेप्रीशिएट किया नए एस्टीमेट के हिसाब से, ऐसे ही है। क्या ये रीवैल्यूड अमाउंट है? ये तो वही बुक वैल्यू है, ये वही कॉस्ट में से निकला था। यानी अगर रीवैल्यूएशन को अज्यूम ना भी करें तो 1 जनवरी 15 पे एस्टीमेट चेंज तो हुआ ना। एस्टीमेट चेंज हुआ तो उस दिन की बुक वैल्यू 400 ही बनती है, रीवैल्यूएशन के बगैर की बुक वैल्यू है ना। इस बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ 41 पे ही डेप्रीशिएट करना था, तो 9.8 की डेप्रीसिएशन ही आनी थी। ठीक है। तो 600 ओपनिंग के अंदर आपने पागलों की तरह 1000/50 करके दोबारा नहीं निकाल लेनी लाइफ, 50 ही कितनी थी, वटएवर 50 ही थी, ठीक है ना, वो नहीं ऐड कर देनी। रीवैल्यूएशन नहीं अज्यूम कर रहे, सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि रीवैल्यूएशन ना होती तो क्या होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ना होता। फिर
रीवैल्यूएशन ना होती तो कुछ भी ना होता, ये भी ना होता, वो भी ना होता, ऐसे नहीं है। सिर्फ रीवैल्यूएशन ना होती, बाकी सब कुछ होना था। चेंज इन एस्टीमेट भी होना था, एडिशन भी होना था, डिस्पोजल भी होना था। नहीं होना था तो चेंज, ये रीवैल्यूएशन को नहीं लेना उन्हें बस, ठीक है। और सही है ना, तो ये तो हुआ पड़ा है। लो, इतनी देर पता नहीं क्यों लगा दी। कितना है ओपनिंग? ये ओपनिंग है। ये क्या है जी? ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस फॉर द ईयर 9.8, ये 10 ही कर लिया होता, वो आप लोगों की मुसीबत पॉइंट के बाद। अच्छा, तो ये क्या है? ये फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 है, और ये हमें मिली है वर्किंग नंबर 2 ही थी ना, 5। अच्छा माशाल्लाह, वर्किंग 5, ठीक है। कितनी हो गई? 609.8, और बुक वैल्यू, ठीक है बच्चों। और उसके बाद एक और सब नोट यहाँ बनना है अभी, और वो है चेंज इन एस्टीमेट। ये भी एक सब नोट बना के हमने दिखाना है, इसके अंदर भी कुछ बताना होता है, क्योंकि देखो ना, एस्टीमेट चेंज हुआ है तो डेप्रिसिएशन का पैटर्न बदल नहीं गया। अब डेप्रिसिएशन का पैटर्न अगर बदले तो प्रॉफिट बदल नहीं जाता, तो हमने वो बताना होता है, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी मूड बना तो मैं अभी चलते चलते किसी नोट में करवा भी दूंगा, कोई एक दिन लगा दूंगा इसके ऊपर। वरना वैसे तो मेरा दिल यही है कि हम इसको जाकर करें IS 8 के टॉपिक के अंदर, जहाँ पे हमने पॉलिसी चेंज होने पर नोट बनाना होता है, प्रायर ईयर करेक्शन पे नोट बनाना होता है, तो चेंज इन एस्टीमेट भी उसी टॉपिक का हिस्सा है दरअसल। तो वहीं पे ये नोट भी सिखा दूँ, तो डिपेंड करता है हालातों वाक़यात पे। लेकिन ये लिख लें, चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनना ज़रूर है, ये भूलना नहीं है आपने। ये जब मैं करवा दूं तो यहाँ पे आके आप बना लीजिएगा, या मुझे कह दीजिएगा, मिल के बना लेंगे, ठीक है। लेकिन बनाना इसको एंड पे है, जब कुछ सीख लें तो। स्टार्ट में नहीं, पहले दिन सिखाऊं तो जाके इसको ट्राई नहीं करनी। 2 नोट बनाने के बाद 2-3 नोट ये इसके, फिर ये बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें छोटी सी टेक्निकलिटी है ना, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा जी, तो कोई मसला? हाँ जी, कोई मसला? कोई मसला नहीं है। आप पार्ट 2 शुरू करना चाह रहे हैं, करें, फिर करते क्यों नहीं है?